कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ब्रिलियंट टेक आइडियाज जो कागज पर तो कमाल लगते हैं, असल दुनिया में आते ही फेल क्यों हो जाते हैं? मतलब एक से बढ़कर एक फीचर्स, बेहतरीन डिजाइन, लेकिन जब इंसान उसे इस्तेमाल करना शुरू करता है तो सब कुछ बिखर जाता है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का शायद सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, और आज हमारे पास शिवा नारायण का एक लेख है जो इसी सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देता है। अच्छा, लेख का नाम है कॉग्निटिव फेज इन तक्षशिला टेक्नोलॉजी, वेयर टेक्नोलॉजी बिगिंस टू थिंक। जहां टेक्नोलॉजी सोचना शुरू करती है। वाह, इसका टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी डिजाइन को हकीकत में बदलने और उस पर नए इनोवेशंस करने के बीच एक ऐसा छिपा हुआ चरण है जो ज्यादातर कंपनियां नजरअंदाज कर देती हैं। एक ऐसा चरण जो सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरित है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये कॉग्निटिव फेज या सोचने समझने का दौर क्या है और ये कैसे डिजाइन और इस्तेमाल के बीच की जो खाई है उसे भरता है। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कॉग्निटिव फेज है क्या? लेख कहता है कि ये वो चरण है जब टेक्नोलॉजी पहली बार एक असली जीती जागती दुनिया में कदम रखती है। पर इसका मतलब प्रोटोटाइप टेस्टिंग तो नहीं है ना? वो तो सब करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही सबसे बड़ा फर्क है। ये प्रोटोटाइप टेस्टिंग से कहीं कहीं आगे की बात है। अच्छा, सोचिए कि एक कार कंपनी ने एक नई असेंबली लाइन का डिजाइन बनाया। ठीक है। आमतौर पर वो सीधे प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, लेकिन तक्षशिला टेक्नोलॉजी के मॉडल में वो पूरी असेंबली लाइन मशीनें, औजार और लोगों के साथ तैयार तो करेंगे, लेकिन उनका मकसद एक भी गाड़ी बनाना नहीं होगा। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? मतलब पूरी फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को काम पर रखेंगे, लेकिन प्रोडक्शन जीरो होगा? जीरो। ये तो सुनने में पैसों और समय की बर्बादी लगती है। कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उनका लक्ष्य प्रोडक्शन नहीं बल्कि सीखना है। सीखना? वो उस जगह को एक जीवित प्रयोगशाला या लिविंग लैब में बदल देते हैं। लिविंग लैब? और वहां काम करने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स सिर्फ कर्मचारी नहीं होते, वे संज्ञानात्मक पर्यवेक्षक होते हैं। कॉग्निटिव ऑब्जर्वर्स? हाँ, उनका काम ये देखना है कि कागज पर बनाया गया डिजाइन असलियत में कैसे काम करता है। अच्छा, तो मतलब वो ये देख रहे हैं कि क्या कोई वर्कर किसी औजार तक आसानी से पहुंच पा रहा है? हाँ। क्या दो मशीनों के बीच की दूरी सही है? हाँ। जब काम का दबाव बढ़ता है तो क्या लोग शॉर्टकट अपनाते हैं? ये सारी छोटी छोटी बातें। एकदम सही। वो कार्यात्मक बुद्धिमत्ता मतलब फंक्शनल इंटेलिजेंस को परख रहे हैं। और सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि इस चरण में होने वाली हर गलती उसे असफलता नहीं माना जाता। अच्छा। हर गलती एक कीमती डेटा पॉइंट है। ये उस सवाल का जवाब देती है, इंसान इस सिस्टम के साथ असल में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। समझ गई। तो इस चरण का मकसद टेक्नोलॉजी को इनोवेटिव बनाने से पहले उसे इंसानी दिमाग के लिए इस्तेमाल करने लायक बनाना है। बिल्कुल, उसे कॉग्निटिवली यूजेबल बनाना है। तो ये सिर्फ एक लैब नहीं बल्कि एक सीखने वाला इकोसिस्टम है। और मुझे लगता है लेख में जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि इस इकोसिस्टम की तुलना सीधे हमारे दिमाग से की गई है ना? हाँ। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं बल्कि एक पूरा मॉडल है। बिल्कुल, और यहीं से ये विषय बहुत आकर्षक हो जाता है। लेख बताता है कि ये पूरा चरण हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों के काम करने के तरीके को कॉपी करता है। जैसे? सबसे पहले आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी। पीएफसी? इसे आप प्रोजेक्ट का सीईओ या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेंटर कह सकती हैं। ठीक है, पीएफसी यानी जो योजना बनाता है, फैसले लेता है और चीजों को मैनेज करता है। हाँ। ये तो समझ आता है। वर्कप्लेस में ये कैसे लागू होता है? इस चरण में वो पूरा वर्कप्लेस, वो लिविंग लैब खुद पीएफसी का एक बाहरी रूप बन जाता है। अच्छा। मैनेजर्स और टीम लीड्स योजना बनाते हैं, संसाधन आवंटित करते हैं और नतीजों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक वही जैसे हमारा पीएफसी करता है, वो एक बाहरी सोचने की जगह बना देते हैं। दिलचस्प है। तो प्रोजेक्ट का सीईओ तो हो गया पीएफसी, लेकिन फिर आता है हिप्पोकैम्पस। ये तो याददाश्त के लिए जाना जाता है। एक टेक्नोलॉजी लैब में याददाश्त का क्या काम? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सवाल ही इस मॉडल की खूबसूरती है। बताइए। हिप्पोकैम्पस यहाँ एक तरह से उस लैब की डायरी लिखता है। इस चरण में जो भी ट्रायल एंड एरर हो रहा है, जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी सफलताएं मिल रही हैं, हिप्पोकैम्पस उसे सीखने योग्य ज्ञान में बदलता है। लेख में इसे ब्रेन पेज कहा गया है। ब्रेन पेज, ये क्या होता है? कोई रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट? आप इसे एक तरह का लिविंग डॉक्यूमेंट समझ सकती हैं। उस काम को करने का सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी तरीका रिकॉर्ड करता है,
जो सिर्फ थ्योरी से नहीं बल्कि असली अनुभव से निकलकर आया है। समझ गए। तो ये सिर्फ गलतियों को नहीं बल्कि उनसे मिले सबक को सहेज कर रखता है। ठीक है, पीएफसी और हिप्पोकैम्पस हो गए, आगे क्या है? आगे है थैलेमस। हमारे दिमाग में थैलेमस एक गेटकीपर की तरह काम करता है। गेटकीपर? हाँ, यह तय करता है कि कौन सी जानकारी जरूरी है और किस पर ध्यान देना है। ये तो आज के दौर में बहुत जरूरी है। हम हर वक्त डेटा और जानकारी से घिरे रहते हैं। तो ये थैलेमस एक तरह का फिल्टर हुआ जो हमें बेकार की चीजों में उलझने से बचाता है। बिल्कुल। उस लिविंग लैब में टीम डैशबोर्ड और केपीआईज को इसी तरह डिजाइन करती है। वो सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सिस्टम की समझ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं। बाकी सब शोर को हटा दिया जाता है ताकि टीम सही चीजों पर फोकस कर पाए। एकदम सही। और फिर पैराइटल कॉर्टेक्स का भी जिक्र है जिसे वर्क स्पेस इंटेलिजेंस कहा गया है। इसका क्या मतलब है? ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। अच्छा। जैसे कि किसी कमरे में चीजें कहाँ रखी हैं या किसी औजार को कैसे पकड़ना है। लैब के संदर्भ में ये लोगों को भौतिक स्थानों जैसे मशीनें, वर्कस्टेशन और उनके बीच के रास्ते को मानसिक रूप से मैप करने में मदद करता है ताकि वो जटिल सिस्टम को आसानी से समझ पाए। हाँ। और शायद सबसे जरूरी हिस्सा गलतियों को पकड़ने वाला सिस्टम। हाँ, वो है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी एसीसी, हमारे दिमाग का एरर डिटेक्टर। जब भी हमारी उम्मीद और हकीकत में फर्क होता है तो ये हिस्सा सक्रिय हो जाता है। अच्छा। तक्षशिला टेक्नोलॉजीज इस टकराव या घर्षण को एक समस्या नहीं बल्कि सुधार के लिए ईंधन मानती है। हर गलती एसीसी को सिग्नल देती है कि यहाँ कुछ सीखने का मौका है। और आखिर में बेसल गैंग्लिया जो आदतें बनाने में मदद करता है। सही। जैसे जैसे प्रक्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं, बेसल गैंग्लिया उन्हें स्वचालित या आदत बना देता है। जैसे गाड़ी चलाना। बिल्कुल। जब एक मैकेनिक बिना सोचे समझे सही औजार उठा लेता है तो समझिए कि ये प्रक्रिया उसके बेसल गैंग्लिया में बैठ गई है। इससे दिमागी बोझ कम होता है और लोग ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान दे पाते हैं। वाह, मुझे लेख की वो लाइन अब पूरी तरह समझ आ रही है। अगर स्ट्रक्चर फेज कंकाल है तो कॉग्निटिव फेज वो दिमाग है जो शरीर को चलाना सीख रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी लाइन नहीं है, ये पूरे मॉडल का सार है। बिल्कुल। ये बताता है कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ बना देना काफी नहीं है, उसे चेतन रूप से समझना, परखना और सीखना पड़ता है, इससे पहले कि वो इनोवेशन के अगले चरण में जा सके। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूछे। अगर आप प्रोडक्शन नहीं माप रहे, मुनाफा नहीं देख रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चरण काम कर रहा है या नहीं? आप समझ को कैसे मापेंगे? लेख में केपीआईज का जिक्र है। हाँ, लेकिन ये हमारे जाने पहचाने केपीआईज नहीं है। ये आउटपुट या मुनाफा नहीं मापते। तो क्या मापते हैं? तक्षशिला टेक्नोलॉजी में ये संज्ञानात्मक और कार्यात्मक मार्कर हैं। इनका मकसद ये मापना है कि ज्ञान का हस्तांतरण कितनी अच्छी तरह हुआ है। तो इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है? मतलब एक केपीआई कैसा दिखेगा? जैसे एक केपीआई हो सकता है किसी नए वर्कर को एक प्रक्रिया को बिना गलती के पूरा करने में कितने प्रयास लगे। अच्छा। या अभ्यास के 10 सत्रों के बाद त्रुटियों की दर में कितनी कमी आई। अच्छा, तो मतलब एक केपीआई ये भी हो सकता है कि किसी वर्कर को मदद के लिए सुपरवाइजर को कितनी बार बुलाना पड़ा। बिल्कुल। या उस ब्रेन पेज डॉक्यूमेंट की भाषा कितनी साफ और समझने में आसान है। एग्जैक्टली, एकदम सही पकड़ा आपने। ये केपीआईज इस सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी को सिर्फ बनाया गया है या उसे गहराई से समझा भी गया है। वे इस अमूर्त प्रगति को देखने योग्य, मापने योग्य बुद्धिमत्ता में बदल देते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि इनोवेशन की नींव डालने से पहले समझ की ईंटें मजबूती से जमी हुई हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ गई हूँ। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। अब इसे बड़ी तस्वीर में देखते हैं। जरूर। इन सब का क्या मतलब है? ये चरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम इसे आज की टेक इंडस्ट्री के संदर्भ में देखें तो ये फेल फास्ट फेल ऑफन यानी जल्दी फेल हो बार बार फेल हो वाले मंत्र को चुनौती देता है। जो आजकल बहुत पॉपुलर है। बहुत। वो मॉडल कहता है कि जल्दी से कुछ बनाओ, बाजार में उतारो और फिर देखो क्या होता है। लेकिन ये कॉग्निटिव फेज एक अलग दर्शन देता है। लर्न डीपली देन स्केल स्मार्टली, यानी गहराई से सीखो फिर समझदारी से आगे बढ़ो। तो ये एक तरह से इनोवेशन का ज्यादा जिम्मेदार और कम खर्चीला तरीका है। हाँ, क्योंकि आप बाजार में फेल करने की बजाय अपनी लैब में नियंत्रित तरीके से फेल होते हैं। बिल्कुल। ये वो बौद्धिक इंजन है जो कच्चे डेटा और गलतियों को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदलता है। ये सुनिश्चित करता है कि इनोवेशन सिर्फ तुक्केबाजी से नहीं बल्कि गहरी समझ से पैदा हो।
और इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा? जैसे कि एआई या सेल्फ ड्राइविंग कारों के मामले में मुझे लगता है वहां तो ये मॉडल बहुत ही जरूरी होगा। यकीनन। आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार के साथ फेल फास्ट का जोखिम नहीं उठा सकते। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सेल्फ ड्राइविंग कारों को बनाने के लिए आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना है, आपको ये समझना होगा कि एक इंसान ड्राइवर अप्रत्याशित स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देता है। उसके लिए आपको एक तरह का कॉग्निटिव फेस चाहिए जहां एआई असल दुनिया के डेटा से सीख सके। यही बात व्यक्तिगत शिक्षा प्लेटफॉर्म पर भी लागू होती होगी। हाँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो ये समझता है कि एक छात्र कैसे सीखता है, कहाँ अटकता है और उसे किस तरह की मदद की जरूरत है। लेकिन लेख सिर्फ इसकी तारीफ तो नहीं करता होगा। क्या इसमें कुछ संभावित चुनौतियों या कमियों का भी जिक्र है? हाँ, और ये एक जिम्मेदार विश्लेषण की निशानी है। बताइए। लेख इस बात पर भी रोशनी डालता है कि इस मॉडल के कुछ नैतिक सवाल भी हैं। जैसे अगर आप एक जीवित प्रयोगशाला बना रहे हैं जहां हर वर्कर की हर हरकत और हर गलती को ट्रैक किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ज्यादा निगरानी वाला माहौल बना सकता है। बिल्कुल। ये तो बहुत जरूरी मुद्दा है। इससे कर्मचारियों पर भारी मानसिक दबाव पड़ सकता है। क्या उनकी हर गलती को उनके प्रदर्शन की समीक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा? ये एक सवाल है। और फिर नौकरी के विस्थापन का भी खतरा है। अगर आप प्रक्रियाओं को इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देते हैं कि सब कुछ स्वचालित हो जाए, तो इंसानों की जरूरत कम हो सकती है। बिल्कुल। लेख यह तर्क देता है कि इस मॉडल को लागू करने के लिए सिर्फ तकनीकी ही नहीं, बल्कि एक मजबूत नैतिक ढांचे की भी जरूरत है। इसका उद्देश्य लोगों को बदलना नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना होना चाहिए। और ये सुनिश्चित करना होगा कि दक्षता बढ़ाने का मतलब कर्मचारियों के लिए बेहतर और सुरक्षित माहौल बनाना हो, न कि उनकी जगह लेना। सही कहा। ये जिम्मेदार विकास की वकालत करता है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि कॉग्निटिव फेज तक्षशिला टेक्नोलॉजी का सोचने वाला दिल है। बहुत अच्छा कहा। ये सिर्फ प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोच है, एक दर्शन है। ये वो जगह है जहां इनोवेशन की दौड़ शुरू होने से पहले टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग में, इंसानी हाथों में संज्ञानात्मक रूप से जीवंत हो उठती है। और अगर हम लेख के मुख्य निष्कर्षों को देखें तो वो भी इसी बात पर जोर देते हैं। क्या है वो? पहला, ये चरण सिर्फ एक डिजाइन को हकीकत में नहीं बदलता, बल्कि संरचना और नवाचार के बीच एक पुल का काम करता है। ठीक है। दूसरा, ब्रेन पेज का विकास यानी अनुभव से सीखना ही महारत हासिल करने का मुख्य जरिया है। तीसरा, हमारे दिमाग के प्रमुख हिस्से इस प्रक्रिया के लिए एक बेहतरीन मॉडल प्रदान करते हैं। और आखिर में यही संज्ञानात्मक महारत सच्चे और टिकाऊ इनोवेशन के लिए एक मजबूत मंच तैयार करती है। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। लेख एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछता है। क्या हम कॉग्निटिव फेज के इन सिद्धांतों को अपनी कक्षाओं में, अपने स्कूलों में लागू कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली छात्रों को सिर्फ जानकारी देने पर केंद्रित है, या उन्हें उस जानकारी को समझने, उसके साथ प्रयोग करने और उसे आत्मसात करने का समय और माहौल भी दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी शिक्षा प्रणाली खुद अपने कॉग्निटिव फेज को नजरअंदाज कर रही है और सीधे छात्रों से इनोवेट करने की उम्मीद कर रही है, बिना उन्हें सोचने, समझने और गलतियां करके सीखने का सुरक्षित माहौल दिए? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।